So this lecture is on Nawaz Sharif first tenure from 1990 to 1993. ये लेक्चर बहुत ही मजे का होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हुई हैं और ये बहुत एग्जाम का फेवरेट भी है नवाज शरीफ का फर्स्ट टेन्योर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ पावर में आता है 1990 और 1993 में ये निकाला जाता है। कैसे, क्यों, ये सब चीजें बात की हैं। अब 1988 में तो बेनजीर आई थी और 1990 में वो निकाली गई, गुलाम रजा खान ने उसको निकाल दिया। अब जब 1990 में दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो नवाज शरीफ जीत जाता है ये इलेक्शन 106 सीटों के साथ, 106 सीट्स के साथ ये इलेक्शन जीत जाता है और नेशनल असेंबली में इसकी मेजॉरिटी होती है। पे इंडिपेंडेंस और के साथ कुछ सीटें लेता है और भी अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। ये पाकिस्तान का बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। इसका पहली दफा का प्राइम मिनिस्टर है 1990 में। ये पाकिस्तान का बनता है 12th प्राइम मिनिस्टर, सही है। और 1990 में ही ये शुरू कर देता है अपना एक नेशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। इसका शॉर्ट फॉर्म है NERP, नेशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। अब इसके अंदर बेसिकली ये क्या करता है, ये बोलता है, अब इसकी आइडियोलॉजी समझो। अच्छा, ये नवाज शरीफ का एक ग्रुप है, इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिकली ओन करती है शरीफ फैमिली, जो नवाज शरीफ की फैमिली है। और इसका जो दिमाग है ना, वो है कैपिटलिस्ट नेचर का, कि मैं बिजनेस खोलूं, मैं इंडस्ट्रीज पर काम करूं। और हर इंडस्ट्रियलिस्ट के ना नवाज शरीफ बहुत अच्छा टेन्योर माना जाता है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट सोचता है कि हाँ नवाज शरीफ आ गया, अब इंडस्ट्रीज पर काम होगा, अब इस पर काम होगा, उस पर काम होगा। तो इकोनॉमी वाइज नवाज शरीफ बहुत बेहतर माना जाता है लोगों के नजरिए में। अब इसने शुरू कर दिया NERP, नेशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जिसमें इसने सोचा मैं इकोनॉमी को बूस्ट करूंगा, नई नई इंडस्ट्रीज खोलूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करूंगा। और बेसिकली इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि प्राइवेटाइजेशन भी करूंगा। इसने 115 इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा था, ये बात याद रखना। इसने 115 इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करा और इसने 2 प्रोजेक्ट शुरू करे। एक था गाजी ब्रोडा हाइड्रो प्लांट और एक था गवादर मिनी पोर्ट। गवादर को शुरू करने वाला ये था, गवादर मिनी पोर्ट और गाजी ब्रोडा हाइड्रो प्लांट। ये इसकी थी NERP, नेशनल इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ये बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। अब आ जाओ 1991 में। 1991 में ये एक लॉ निकालते हैं, इसका नाम है शरीयत बिल। अब शरीयत बिल इसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी कि मैं थोड़ा सा शरिया की तरफ जाऊंगा, थोड़ा सा इस्लाम इम्प्लीमेंट कराऊंगा, इस्लामाइजेशन लाऊंगा, इस्लाम के ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे इसने करा ना, अपोजिशन उसको बहुत आई और मेजर अपोजिशन इसके पास आई वेस्ट से, USA से, कि अच्छा पैसे हम दें और इस्लाम आप करते रहो, ये कुछ नहीं होगा, कोई इस्लामाइजेशन ऐसी कोई पॉलिसी आप नहीं लाओगे। तो इसने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करी, पर फिर भी वेस्ट की तरफ से बहुत प्रेशर आया, तो शरीयत बिल फेलियर साबित होता है। फिर इसके दौर में एक ये स्कीम आता है, इसका नाम है येलो कैब स्कीम। येलो कैब स्कीम ये 40 मार्कर में भी आपको उसकी पॉलिसी में भी लिखना होता है, 4 मार्कर अलग से भी आता है। व्हाट वाज येलो कैब स्कीम? अब येलो कैब स्कीम क्या थी, इसने क्या सोचा कि मैं कुछ बाहर से टैक्सियां इंपोर्ट करता हूं, क्योंकि आप तो ऐसे कार मैन्युफैक्चर तो हो नहीं। तो उसने बोला मैं येलो टैक्सी, ऑब्वियसली येलो टैक्सी, तो टैक्सी इसने बोला मैं इंपोर्ट करता हूँ और इंपोर्ट करके मैं यहाँ के यूथ में बांटूंगा, मैं यहाँ के लोगों में बांटूंगा। तो लोग उस टैक्सी को चलाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो इकोनॉमी में इवेंचुअली पैसा आएगा, पैसा रोल होगा और आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी GDP बढ़ेगी। बंदा ज्यादा काम करेगा तो चोरी चकारी ये सब भी चीजें कम होंगी। तो इसने बोला कि भाई येलो कैब स्कीम है, बाहर से टैक्स इंपोर्ट करो और ये लोन पर दो, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम आदमी तो येलो टैक्सी तो खरीद नहीं सकता। तो बोला भाई लोन पर दो, इजी इंस्टॉलमेंट पर दो, लो इंटरेस्ट पर दो, और बस लोगों को रोजगार दो। बेसिकली इसकी रोजगार स्कीम थी। और जब इसने रोजगार स्कीम निकाली, शुरू में तो बड़ी सक्सेसफुल हुई, पर बाद में ये फेलियर ही साबित हुई। क्यों? पाकिस्तान की स्कीम है, करप्शन तो हो गई होगा।
तो इसके दौरान करप्शन भी होना शुरू हो गया। अब जैसे कि मैं आपको क्या समझाऊं, मैंने अपने रिश्तेदारों में गाड़ियां दे दी, उनको बोला रखो रखो, पैसे की बाद में देखेंगे, पैसे डिले, लोन रीपे कर ही नहीं रहे लोग। और क्या हुआ, अब येलो टैक्सी है, अब टैक्सी भी तो एक गाड़ी होती है, नॉर्मल गाड़ी होती है, उस येलो पर भाई ब्राउन कलर करा, किसी और को गाड़ी ही बेच दी, महंगे दामों में बेच दी। और जो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी थी तो मैंने 12 की बेच दी, क्योंकि गवर्नमेंट तो इजी पैसे पर दे रही थी, कम पैसों पर दे रही थी, तो वो 12 की तो बिक गई, 2 लाख मेरी जेब में, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। ऐसे बहुत तरीके थे करप्शन होना शुरू हुए, लोगों ने पैसे नहीं दिए, पैसे गायब होना शुरू हुए, गवर्नमेंट को नुकसान ही हो गया। यूथ को फायदा हुआ, लोगों को फायदा हुआ, पर गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ। ये थी येलो कैब स्कीम। फिर इसके दौर में एक और मसला होता है, वो होता है बीसीसीआई का स्कैंडल। बीसीसीआई होती है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स। ये पाकिस्तान की बैंक होती है। आगा हसन आबिदी ये बैंक बनाते हैं, बीसीसीआई, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स। पाकिस्तान की बेहतरीन बैंक और दुनिया की सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक। इस बैंक की पूरी दुनिया में ब्रांचेस थी, मतलब बड़ी बैंक है, छोटी मोटी बैंक नहीं, जिसकी दुनिया में ब्रांचेस हैं, दुनिया तक फैली हुई थी। पर इस बैंक की फाउंडेशन पहले से वीक थी, इस बैंक में घपले पहले से ही थे। ये बैंक कोई नॉर्मल बैंक की तरह नहीं चलती थी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। और आगा हसन आबिदी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर फंस गए। यूके जो था, यूनाइटेड किंगडम, अब यूके में ये कुछ केस निकला मनी लॉन्ड्रिंग का, आगा हसन आबिदी के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर। अब नवाज शरीफ को यूके वाली गवर्नमेंट बोलती है कि हमने ये आपके मनी लॉन्डर के पैसे रिकवर करें। अच्छा, मनी लॉन्डर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता मनी लॉन्डर क्या होता। अब मनी लॉन्डर थोड़ी सी 2 से 3 मिनट की कहानी सुनना, समझना, आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि यहां से आप पैसा बाहर बेचते हो, पर भेजने में तो कोई नुकसान नहीं है, पर वो वाइट मनी नहीं होता, वो ब्लैक मनी आप बेचते हो। क्योंकि वाइट मनी अगर आप बताते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, आपको 20-30% टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम इतनी है, 2 लाख रुपए है महाना, तो सालाना वो हो गई 24 लाख रुपए, तो 24 लाख रुपए पर 20-30% आपका गवर्नमेंट टैक्स काट लेगी। ठीक, अब लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, और लोग ना वो पैसे पर टैक्स नहीं देते, गवर्नमेंट को बताते ही नहीं मैंने पैसे कमाए। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने सालाना, मैंने महाना कमाता हूं, सालाना समझ लो, सालाना मैंने कमाए फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये। वैसे बहुत छोटी अमाउंट है, इस पर तो टैक्स लग ही नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल टॉपर समझाता हूँ। मैंने 2000 रुपये कमाए, अब मैंने बिजनेस करा, मैंने कुछ भी काम करा, वो छोड़ो, पर मैंने गवर्नमेंट को बताया कि भाई मैंने तो सिर्फ 500 रुपये ही कमाए। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई, 500 रुपये पर ये 50 रुपये टैक्स होता है, मुझे 50 रुपये टैक्स दे दो। मैंने बोला ठीक है गवर्नमेंट, ये 50 रुपये ले लो टैक्स। अब जो 1500 रुपये ना, ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मैंने ही कमाए। अब अगर मैं कोई 2000 की चीज लेता हूं, या मेरे पास सेविंग भी थी, तो मैंने 3000 की चीज ली, तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ये 3000 की चीज कहां से ली? आप तो सालाना 500 रुपये कमाते हो, ये 3000 की चीज कहां से है, मुझे डिक्लेयर करो। तो पाकिस्तान में तो चीज आप ले ही नहीं सकते। अगर आप यूके में कोई बंगला लेते हो, यूके में कोई प्रॉपर्टी लेते हो, तो यूके वाले इतने सवाल नहीं करते। आप स्विट्जरलैंड में जितने ही पैसे रखवा लो स्विस बैंक में, वो कोई आप एक मुंह से बोलेगा भी नहीं कहां से आए पैसे, क्यों बोले पैसे रखवा दो, बस ठीक है हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ये सारे मामला होंगे, ओके। पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई कहां से आए पैसे, कैसे कमाए, ये तो आपने मुझे इनकम टैक्स में शो ही नहीं करा था। ये सारे मसले होते हैं। तो आप क्या करते हो, मतलब लोग क्या करते हैं, अब जो 1500 रुपये बाकी है ना, अब वो भेज देते हैं बाहर। अब अगर आप गवर्नमेंट को बता के भेजोगे ना कि भाई 1500 रुपये यूके में भेज रहा हूं, अगर आप फुल वाइट चैनल से भेजो कि भाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भेजो, तो गवर्नमेंट बोलेगी बेटा ये 1500 रुपये कहाँ से आए, मुझे जवाब दो। FBI वाले पहुंच जाएंगे, ये कहाँ से आया, ये क्या हुआ। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पे लोग पे मनी लॉन्डर करते हैं।
अब बीसीसीआई भी मनी लॉन्डर कर रही थी। मनी लॉन्डर क्या होता है? आप छुप छुपा के आप पैसे बेचते हो। आपने किसी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपने पैसे बाहर भेज दिए। अब जब आपने बाहर भेज दिए तो फिर यूके की गवर्नमेंट ने पकड़ लिया कि भाई ये तो मनी लॉन्डर हुए हैं, ये तो हमारे पास बनते ही नहीं थे पैसे। और गवर्नमेंट को कॉल कर दी कि भाई ये बीसीसीआई के हमने कुछ पैसे आपके पकड़ लिए हैं, अब आप देख लो, अब आप क्या करो, अब इसका पूरा केस बनेगा। अब आगा हसन आबिदी को आप हमारे पास भेजो, हमारे पास भेजो, यूके भेजो, और हम इसकी आप पूरा केस खोलेंगे, पूरी तफसीलात होगी। नवाज शरीफ ने उसको भेजा ही नहीं, ये कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का कुछ घपला था। लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट के ही पैसे मनी लॉन्डर कर रहा था। ये बातें हैं, एक्यूजिशन है, क्या सच है ये नहीं पता। पर बीसीसीआई का फिर बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि बीसीसीआई के मनी लॉन्डर में पैसे भी फंस गए। बीसीसीआई के दूसरे भी केसेस सामने आना शुरू हुए, तो बीसीसीआई पे बैंकरप्ट हो गए और बीसीसीआई पे बैंक ही बंद हो गई। तो बहुत अच्छी खासी बैंक इस गवर्नमेंट के अंदर बंद हो गई और लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ। ये था बीसीसीआई का स्कैंडल। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको याद हो तो जियाउल हक के टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया था अफगान मेडिकल। अफगान मेडिकल के मैंने एक नुकसानात आपको ये भी बताए थे कि अफगानी जो रेफ्यूजीज आए थे और जो बॉर्डर आपका खुला हुआ था, उससे आपका गन कल्चर बहुत बढ़ रहा था, क्लाशनकॉफ कल्चर बहुत बढ़ रहा था, ड्रग कल्चर बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है, सारे वेपन्स यहाँ पर आए जा रहे हैं, सारे यहाँ वहां से जो वेपन्स है वो स्मगल हो रहे थे। जो अफगानिस्तान से वेपन्स थे वो स्मगल हो रहे थे, और फिर कराची, हैदराबाद, इंटीरियर सिंध, बलूचिस्तान, ये हर तरफ वेपन्स ही वेपन्स फैल रहे थे। और जब आम लोगों के पास वेपन्स आ जाएंगे तो फिर तो तबाही है, फिर तो वो मिसयूज करेंगे। और मिसयूज हो रहा था, बहुत मिसयूज हो रहा था। नवाज शरीफ के इस फर्स्ट टेन्योर में क्राइम रेट और टेररिज्म रेट बहुत बढ़ चुका था। किडनैपिंग बढ़ चुकी थी, बॉम्बिंग बढ़ चुकी थी, मर्डर केसेस बहुत आ रहे थे। आपका यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया था पाकिस्तान में, क्योंकि क्राइम, टेररिज्म, किडनैपिंग, बॉम्बिंग, मर्डर, बहुत क्राइम रेट बढ़ चुका था। और सब क्यों बढ़ा था? क्लाशनकॉफ कल्चर की वजह से, जो आपका अफगान मेडिकल में आपका नुकसान हुआ था। जो आपने यूएसए को मदद करी थी, वो आज तक आप आफ्टर मैट बर्दाश्त कर रहे थे। फ्लड ऑफ ऑटोमेटिक वेपन्स, फिर आपका ड्रग कल्चर बढ़ रहा था। फिर इसी को ही हैंडल करने के लिए नवाज शरीफ ने स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स निकाले। उसने एक ऐसे कोर्ट बनाए, एक कोर्ट का एक अलग ही सेगमेंट बना दिया कि भाई ये क्राइम के जो भी टेररिज्म के केसेस हैं वो ये अलग कोर्ट सुनेगा, तो जल्दी फैसला हो। ये था क्लाशनकॉफ कल्चर। ये फेलियर, ये सक्सेस, ओह ये भी फेलियर। ठीक, फिर होती है 10 माइल मार्च। अब 10 माइल मार्च कौन करता है? अपोजिशन। और अपोजिशन में कौन होती है? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो एक 10 माइल मार्च करती है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ। और हमेशा याद रखना, जब भी ये मार्च वगैरह होगी ना, एक सेकेंड, ये मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख दूं, सक्सेस फेलियर। हाँ, तो कभी भी जो मार्च वगैरह होती है ना, जो प्रोटेस्ट होता है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक दाग होता है कि यार इतने सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, मतलब आपकी तो पॉपुलैरिटी है ही नहीं, आपको तो लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ होती है एक चीज। जब 10 माइल मार्च बेनजीर ने करी, अपोजिशन पार्टी ने करी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करी, तो बहुत सारे लोग इसमें जमा हुए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो नवाज शरीफ की जो पॉपुलैरिटी थी वो गिरी। लोगों ने, सबने देखा ये तो बहुत सारे लोग जमा हैं, तो नवाज शरीफ क्या कर रहा है, कोई नवाज शरीफ से खुश नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से खुश नहीं है। तो एक नवाज शरीफ की इज्जत पर, गवर्नमेंट पर दाग लगा। फिर नवाज शरीफ 1992 में एक मोटरवे बनाता है, M2 मोटरवे, लाहौर से इस्लामाबाद का एक मोटरवे बनाता है, जो कि बहुत सक्सेसफुल था। एक अच्छी एक रोड बनाए जो जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर दी है। पर करप्शन, रोड बनना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का, पर वो रोड बना 250 रुपए का, 150 रुपए की करप्शन। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मोटरवे बहुत महंगा बना, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद। ठीक, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी 1990 में हमने 12 प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा, NERP पढ़ा, 1991 में शरीयत बिल पढ़ा, येलो कैब स्कीम पढ़ा, पे BCCI स्कैंडल पढ़ा, बैंक वाली चीज पे, क्लाशनकॉफ कल्चर,
1992 में 10 माइल मार्च पड़ा जो अपोजिशन बेनजीर भुट्टो ने करा। फिर मोटरवे बनाया इसने, M2 मोटरवे, इसमें खर्चा बहुत हो गया, सक्सेस था पर पार्शियल सक्सेस है। अब आ जाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली ना छोटी बैंक्स होती हैं, ये बड़ी बैंक्स नहीं होती जो आप जब बड़ी बड़ी बैंक्स देखते हो, ये बड़ी बड़ी बैंक्स नहीं होती, ये छोटी छोटी बैंक्स होती हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक से भी छोटी आप समझ लो, जो बेसिकली है ना अपने मेंबर्स ही इसको खोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वही खोलते हैं, और अगर उसी मेंबर को लोन चाहिए तो उस मेंबर को लोन दे दिया, उसको गाड़ी चाहिए तो वो फाइनेंस कर दी, वो पैसे रखा दी, इंटरेस्ट दे दिया। ऐसे ही एक छोटी छोटी बैंक्स होती हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको कहते हैं, जो आपस में मेंबर्स ही रन करते हैं, मेंबर्स ही फायदा लेते हैं, उसमें पैसे होते हैं मेंबर्स के ही। बेसिकली बड़े बड़े लोग, अमीर लोगों की नहीं होती, मिडिल क्लास लोगों के लिए होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्या हुआ, ऐसे ही बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी। अब इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था, इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री किसकी है? शरीफ फैमिली की है। अब इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज से ही लोन लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बोला ये तो गवर्नमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट की फैमिली की है, बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, तो हम इसको लोन देते हैं, हमारा कस्टमर बन जाएगा, हमारे लिए फायदा है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये वो सारी बात। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को लोन दे दिया। अब इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पैसे वापसी नहीं कर रही, जब वापसी देने का टाइम हो तो वापसी नहीं कर रहे। अब इनको डर लग रहा है, इनको बोलने के भाई हमारे पैसे फंसे हुए, इनको बड़ा प्रेशर करा, फोर्स करा, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। ये इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने बोला हमारे पैसे नहीं, अभी हम पैसे नहीं देंगे, बाद में देंगे। अब ये सारे लोग परेशान, क्योंकि इसमें पैसा किसका है? मैंने बोला अमीर का पैसा फंसे ना तो मसला नहीं है, अब मिडिल क्लास का पैसा फंसे ना तो मसला होता है, क्योंकि वो वैसे ही गरीब है, वो वैसे मिडिल क्लास है, उसके वैसे वो सेविंग करता है, उस पर वो जिंदा रहता है। अब ऐसे ही बहुत सारे मिडिल क्लास बंदों के पैसे इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पास पड़े हुए थे, और ये वापसी नहीं कर रहा, ये इनको वापसी नहीं कर रहा, ये अपने मेंबर्स को वापसी नहीं कर रहे, मेंबर्स है मिडिल क्लास। अब ये सारे जो लोग थे ये सड़क पर आ गए, इन्होंने अपोजिशन करा, इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ बुरी बुरी बातें करी कि ये तो पैसे खा के बैठ गए, कैसे लोग हैं, हमारे आम बंदों के पैसे थे। इवेंचुअली इन्होंने पैसे वापसी तो कर दिए, पर एक होता है ना दाग दोबारा से लग गया, एक बुराई तो हो गई, एक बदनामी तो हो गई कि गवर्नमेंट ने पैसे खा लिए थे, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही थी, तो सड़क पर आए तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए, तो ये एक नाम आपका बहुत खराब हो गया, गवर्नमेंट का नाम खराब हो गया। फिर ऑपरेशन क्लीन अप होता है एमक्यूएम के खिलाफ, एमक्यूएम का सफाया करते हैं। एमक्यूएम जो इतना ज्यादा वेपन्स वगैरह यूज कर रहे थे, जो एमक्यूएम के जो उस वक्त के जो मसले थे, जो टारगेट किलिंग में, जो रैंसम में लोग काम कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम चलाई, एक ऑपरेशन करा। ये मिलिट्री ऑपरेशन था एमक्यूएम के खिलाफ, तो एमक्यूएम से भी आपकी सपोर्ट चली गई, और पे कराची में भी राइट्स हुए, और पे एक की औस दोबारा से मच गया। 10 माइल मार्च भी फेलियर था, ये पार्शियल सक्सेस है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल फेलियर है, ऑपरेशन क्लीन अप फेलियर है, तो आपने एमक्यूएम के खिलाफ करा गवर्नमेंट ने। फिर 1993 में प्रेसिडेंट इसाक के साथ इसके मसले हो जाते हैं, क्योंकि ये भी 8 अमेंडमेंट से डर रहा था। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कभी भी मेरे खिलाफ 8 अमेंडमेंट यूज करेगी और मुझे निकाल देगी, मतलब गवर्नमेंट, सॉरी मैंने बोला प्रेसिडेंट कभी भी 8 अमेंडमेंट यूज करेगा और गुलाम इसाक खान मुझे निकाल देगा। तो गुलाम इसाक खान से बहस कर ही रहा था कि 8 अमेंडमेंट को मैं रिवर्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर नवाज शरीफ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और प्रेसिडेंट इसाक के साथ जब डिफरेंसेस इतने बढ़ गए, तो प्रेसिडेंट इसाक ने बोला बस यार आप मेरे दिमाग में लग रहे हो, आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, निकलो यार आप यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। नवाज शरीफ को उसने निकाल दिया, बोला भाई करप्शन और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में मैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग माय 8 अमेंडमेंट पावर, कि प्रेसिडेंट किसी को भी निकाल सकता है। ये जियाउल हक ने जो लगा के चला गया था ना, इसकी वजह से बहुत मसले आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट बैठ ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट एक बैठेगी कुर्सी पर, अपना विजन बनाएगी, अपना काम करेगी, तब जाके काम होगा। जैसी भी गवर्नमेंट हो उसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, फिर उसके बाद आप क्रिटिसाइज करो, क्रिटिक करो कि भाई ये गवर्नमेंट सही है, ये गवर्नमेंट गलत है। वो क्रिटिक करना आपके ऊपर राइट होगा जब आप उसका पूरा टेन्योर पूरा होने दोगे। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा ही नहीं करा, आज तक। ये थे मसले, समझ में आया?
फिर ये जब नवाज शरीफ की इसने गवर्नमेंट को निकाला ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आपने ये प्रेसिडेंट इसाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 8 अमेंडमेंट अभी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या कोई ऐसे केसेस ही नहीं है। बोला भाई आप करप्शन को प्रूफ करो, मिसमैनेजमेंट को प्रूफ करो, आपका कोई प्रूफ नहीं है और आप ऐसे गवर्नमेंट को निकाल लो। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक बयान दे दिया और प्रेसिडेंट बोल रहा है मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 8 अमेंडमेंट है, मेरे पास पावर है, मैं निकालूं नहीं निकालूं मेरी मर्जी है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुझे मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, तो बेटा मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मैं निकाल सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फड्डा हो गया। प्राइम मिनिस्टर बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, प्रेसिडेंट बोल रहा है मैंने तुम्हें भेज दिया। अब दोनों में जब लड़ाई हुई तो आर्मी इन्वॉल्व हुई। आर्मी ने बोला दोनों निकलो, दोनों निकलो, दोनों को निकाल दिया, प्रेसिडेंट को भी निकाल दिया और प्राइम मिनिस्टर को भी निकाल दिया, दोनों को ही निकाल दिया। बोला बहस चाहिए नहीं, लड़ाई चाहिए ही नहीं। दोनों जब निकल के दोनों की कुर्सी खाली हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को आप खाली छोड़ नहीं सकते, तो आपने फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी को। मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। समझ में आया? पूरा लेक्चर था ये 1993 का था, ये 1992 का, 1991 और 1990। अब एक सवाल आता है, टू व्हाट एक्सटेंट वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल द मेन रीजन फॉर द डिसमिसल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट? क्या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 1993 में जो निकाली गई वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल का मेन रीजन था इसको निकालने का? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल है, ये सबसे पहला पैराग्राफ बनाओगे आप। तो इसमें बेसिकली आपको 1993 के गवर्नमेंट के फेलियर्स लिखने। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल P1, ये P2, P3, P4, P5, इसमें आपको 4 पैराग्राफ बेसिकली लिखने होते हैं, 4 रीजंस लिखने होते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये किन किन वजहों से निकली? क्या ये मेन रीजन था? आप बोलोगे हाँ भाई ये एक मेन रीजन था, इसके बारे में आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया कि मेन रीजन था कि नहीं था, पूरा आपने एक्सप्लेन करा, आपने डेवलप करा, आपने अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन दी, आपने बताया कि ये इवेंट था, इससे ये हुआ और इससे गवर्नमेंट गिरी। ये पूरी आप चेन बनाओगे, ठीक है। और फिर BCCS स्कैंडल के बारे में लिखो, जो मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स पे, येलो कैब स्कीम में करप्शन, मोटरवे में करप्शन पे। अगर आपको ऑपरेशन क्लीन अप के बारे में लिखना है तो आप लिख लो, और फिर डिफरेंसेस विद प्रेसिडेंट तो आपको लिखना लाजमी ही है। तो ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ये सारे रीजंस लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली इसके पॉलिसीज पर आते हैं या इसके डाउनफॉल पर आता है, सिर्फ इतना ही होता है। बस आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।